हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखिए, आज हमारे सीडीपी के क्लास नंबर सेकंड है। क्वेश्चन की क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर सेकंड है आपके प्रीवियस के क्वेश्चन की। जो मैंने इसकी थ्योरी है वो मैंने करवा दी है और आज देखेंगे हम प्रीवियस के क्वेश्चन को। आपको भी पता है सीटेट के एग्जाम के लिए कि रामबाण ट्रिक क्या है। रामबाण ट्रिक आपकी यही है कि जो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तब भी और कंटेंट पढ़ने के लिए, तो अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी सोल्व कर लोगे तो क्या होगा, आपके लिए इनफ रहेगा। 130 प्लस नंबर आ जाएंगे। अब आपको भी पता है जब आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन थे, दो बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, तो आपके जो पहले वाले शिफ्ट के क्वेश्चन आते थे वो बाद में भी क्या हो जाते थे, रिपीट हो जाते थे, क्वेश्चन आ जाते थे। लेकिन अब आपका क्या है, ऑफलाइन फिर से हो गया है, तो अब आपके थोड़ा कम चांसेस है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में एग्जामिनर के पास इतने क्वेश्चन नहीं होते थे कि वो इतने सारे शिफ्ट का क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते थे। अब आपका फिर से ऑफलाइन हो गया, तो ऑफलाइन क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन देखने मतलब गिने चुने मिलेंगे ऐसे, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम हमारा क्या है, एक ही दिन होना है। तो आपको भी क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है, बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट को क्या है बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके जाना है। आप थोड़ा ही पढ़ना, पर कोई से भी अगर टॉपिक उठाना तो बल्कि जब तक उसको क्लियर ना हो तब तक उससे हटना मत, उसको क्लियर करके तब अगले टॉपिक पे पढ़ना। तो इसलिए आज देखेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। कल मैंने ईवीएस की आपकी करवाई थी। ठीक है, कल मैंने ईवीएस की क्वेश्चन को करवाया था, प्रीवियस के क्वेश्चन को करवाया था। चलिए, अब ये आपके वही क्वेश्चन है जो अभी आपके 2023 में जो आपके फेब में एग्जाम हुए थे, ख़त्म हुए थे 7 फेब को, तो वही वाले आपके क्वेश्चन हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए। भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? बताइए। जो आपकी भाषा अर्जन होती है एवं विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था कौन सी है? जैसे कि मैंने आपको इसकी जब थ्योरी करवाई थी, मैंने आपको क्या बताया था, भाषा अर्जन भाषा अधिगम क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था, भाषा अर्जन वह होता है जो बच्चा क्या है प्राकृतिक रूप से सीखता है, खुद सीखता है, क्या है अपने घर में, अपने समाज से, अपने परिवार में सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है, क्या है वो खुद ही सीख जाता है। कैसे सीखता है? अनुकरण करके, मतलब नकल करके सीखता है। ठीक है, अपनी बड़ों की नकल करेगा और उससे सीख जाएगा। जैसे जैसे उसके घर में लोग बोलेंगे, उनकी जैसे घर की बोलचाल की भाषा होगी, क्या है वैसे अनुकरण करके और प्राकृतिक रूप से सीखता है। इसमें किसी भी सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती है। भाषा अर्जन में आपको भी पता है क्या है कि ना इसमें किताबों की ज़रूरत पड़ती है, ना इसमें टीचर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, व्याकरण किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि उसको ट्यूशन लगवाए, स्कूल में जाए, कहीं पर भी क्या है खुद ही सीखता है बच्चा। इसमें इसको ही क्या बोलते हैं, हम भाषा अर्जन बोलते हैं। ऐसे और भाषा अधिगम मैंने क्या बताया था, भाषा अधिगम में क्या है, जो बच्चा क्या है स्कूल में जाके सीखता है, उसको टीचर की ज़रूरत पड़ती है, किताबों की ज़रूरत पड़ती है, व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है, सब क्या है उसमें सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन भाषा अधिगम में, लेकिन भाषा अर्जन में आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें क्या है बच्चा खुद ही क्या है भाषा सीख जाता है प्राकृतिक रूप से। तो बताइए, जन्म से पूर्व अवधि, तो जिसमें जो जन्म से पूर्व अवधि होगी तो उसमें बच्चा सीखेगा नहीं, उसमें भाषा ही नहीं सीखेगा, उसको बोलने नहीं आएगा। यह आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था है, किशोरावस्था, ये दोनों आपका जो आपकी, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, इसी अवस्था में क्या है बच्चे जो होते हैं आपके भाषा अर्जन क्या है खुद सीख जाते हैं प्राकृतिक रूप से। इनको क्या है कि हमें ये ना स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब आपको भी पता है जो आपकी ये प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है ये 2 से 6 साल की होती है। क्या है इसमें 2 से 6 साल, ये बच्चा कितने साल रहता है इसमें, 2 से 6 साल का रहता है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, टॉय एज, मतलब इसमें इस अवस्था में बच्चा क्या है खिलौनों के साथ खेलता है। आपको भी पता है क्या है, खिलौनों के साथ खेलता है। इसी में बच्चा क्या है, बच्चा भाषा को क्या है अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, और इसी अवस्था में क्या है बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहता है। और भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण यही कौन सा माना गया, यही माना गया आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देती है, किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर समानता, जेंडर समरूपता। ये आपका तीनों होगा नहीं, आपको भी पता है क्या है, जेंडर पक्षपात हो जाएगा। इसमें क्या होता है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। क्या है कि जब एक शिक्षक रहता है, आपको भी पता है कि हमें लड़के और लड़कियों को क्या है
कम नहीं समझना चाहिए, दोनों को क्या है बराबर समझना चाहिए। जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती है, जो लड़कियां कर सकती है वो लड़के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों बराबर कर सकते हैं। तो शिक्षक क्या करता है कि तुलना में क्या है लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, लड़कियों पर कम ध्यान दो। वो सोचता है क्या है कि लड़के जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, वो लड़के हैं इसलिए उनको क्या है ज़्यादा वो देना चाहिए। तो ये क्या आपका हो जाएगा जेंडर पक्षपात हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके हर एक बार पूछा जाता है, तो ये करके जाना। 1 नंबर क्वेश्चन तो आपका आएगा ही, ठीक है, जेंडर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा 3rd क्वेश्चन है, देखिए। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है, ठीक है। क्या कम करने के लिए आपके जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका, इनको कम करने के लिए कौन सी पद्धति आपकी सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगी, बताइए आपको कौन सा हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि है, पहला हमारा है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। क्या है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा? जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। बताइए आपका कौन सा सबसे अधिक प्रभावशाली है। तो देखिए जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना ये आपका नहीं होगा, जेंडर पृथक खेल नहीं, ये भी नहीं। पृथक क्या है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, ठीक है। इसमें अगर हम किसी को ज़्यादा प्रभावशाली मानेंगे मतलब हम क्या है जो लोग जेंडर पक्षपात कर रहे हैं, लड़के लड़कियों को कम मतलब कि लड़कियों को कम समझ रहे हैं, लड़कों को ज़्यादा समझ रहे हैं, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे परिचर्चा करेंगे, ठीक है। परिचर्चा करेंगे, जितना ज़्यादा परिचर्चा करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या है प्रभावशाली रहेगा। तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। बताइए क्या है, कौन से मनोवैज्ञानिक है जो ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को क्या है प्रभाव को महत्व दिया है। बताइए कौन से मनोवैज्ञानिक है आपके? जॉन वी वास्टन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या लॉरेंस कोहलबर्ग। बताइए कौन सा हो जाएगा आपका। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चा होता है, जो बच्चों का विकास होता है वो क्या है सामाजिक और सांस्कृतिक क्या है, सांस्कृतिक मतलब कि बच्चा क्या है जो अपना विकास करता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक में रह के करता है, ठीक है। जितना बच्चा समाज में रह के उतने ज़्यादा क्या है बच्चों का ज़्यादा विकास होगा। इसमें समाज और संस्कृति का क्या है बहुत बड़ा योगदान है। लेव वाइगोत्स्की का कहना है, क्या कहते हैं बच्चे अपने से बेहतर मतलब कि बच्चे अपने से बेहतर संगति में अच्छा सीखते हैं। मतलब उनकी अगर बच्चों की संगति क्या है उनसे बेहतर रहेगी, मतलब वो उनसे ज़्यादा जो लोग हाई लेवल के रहेंगे उनसे संगति करेगा तो बच्चा क्या है जल्द अच्छा सीखेगा। तो इसलिए क्या है इन्होंने कहा है कि बच्चा क्या है समाज और संस्कृति में रह के ज़्यादा सीखता है, उसके योगदान से ज़्यादा सीखता है। ये किसका कहना है? आपके लिए वाइगोत्स्की का कहना है, ठीक है। तो आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस क्या है उनकी द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है। क्या है? प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संख्यात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो बताइए आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए जैसे कि आपको भी पता है कि हमारा उद्योग होगा नहीं, मूर्त संक्रियात्मक होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। आपका क्या हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, जो आपके नैतिक विकास की अवस्था है प्रस्तावित नैतिक विकास, ये उसी के अंदर आता है। क्या है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के। जो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग थे इन्होंने कितने आपके चरण बताए थे? इन्होंने 6 चरण बताए थे, ठीक है। अवस्था के कितने चरण बताए थे? इन्होंने 6 चरण बताए थे, ठीक है। तो इसमें जो आपका ये जो आपका नैतिक विकास का जो अवस्था है उसमें क्या आपका आता है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इसमें क्या बताया था इन्होंने कि जो मानव के उद्देश्यों को क्या है आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है। इन्होंने क्या बताया था इस अवस्था में सामाजिक में कि जो मानव के जो उद्देश्य हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, कानून और नियम क्या है लचीले उपकरण है, उन्होंने ये बताया था। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलिए अगला देखिए। अगला हमारा 6th क्वेश्चन है, जिग सौ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है
नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं है, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को लेव वाइगोत्स्की किस प्रकार संबोधित करते हैं? जो आपकी लेव वाइगोत्स्की है वो किस प्रकार संबोधित करते हैं कि जो आपकी नज़मा है वो खुद से बात कर रही है, मतलब स्वयं से बात कर रही है कि कह रही है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं है, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला है, मतलब ये सब खुद से बातें कर रही है। तो जो आपके लेव वाइगोत्स्की हैं वो क्या कहते हैं? यह व्यक्तिगत वार्ता है, जोर से बोलना है, पाठ है या आत्म पे केंद्रित है? तो देखिए, तो आपका जो पाठ होता है, आपको पता है जो पाठ जो ढांचा होता है, इसको पाठ में क्या होता है कि हमें क्या होता है, सहारा देना होता है बच्चों को। ठीक है, क्या होता है, सहारा देना होता है, सहारे की ज़रूरत होती है। इसमें बच्चे क्या है, जितने बच्चे को सहारे की ज़रूरत होती है तो अगर हम उतना सहायता देंगे तो बच्चे क्या है, ज़्यादा सीखेंगे। तो ये भी आपका क्या है, लेव वाइगोत्स्की नहीं बताया था आपका पाठ ढांचा, लेकिन इसमें ये वाला इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? पाठ का मतलब क्या होता है, सहारा देना। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। यहाँ पर लिखती हूँ, देखो, इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग। पाठ मतलब ढांचा, सहारा देना। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वो खुद से बातें कर रही है। ठीक है, वो व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगी। ठीक है, व्यक्तिगत वार्तालाप हो जाएगा, जो क्या है, खुद से बातें कर रही है, स्वयं से बातें कर रही है, तो ये हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है, क्या है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर क्या है, सहयोग प्रदान करना। आपका प्रबलन है, अनुबंध है, मॉडलिंग है, पाठ या ढांचा है, या स्कैफोल्डिंग? बताइए। अभी मैंने ऊपर बताया था जस्ट, क्या कहते हैं, अगर बच्चों की आवश्यकता पड़ने पर क्या, उनको सहारा देना, उनकी सहायता करना, ये सब क्या होता है, आपका पाठ में आता है, ढांचा में आता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, पाठ मतलब क्या है, ढांचा, उनको क्या है, इसी ढांचे में रखना, उनको सहायता देना। तो आपका फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा है, निम्नलिखित में व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ठीक है, बताइए कौन सा क्या है, व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त, कौन सा पूछा आपका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें क्या पूछा आपका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए पहला हमारा है परिकल्पित निगमात्मक तर्क साध्यता, सेकंड है संरक्षण कक्षा समावेश, थर्ड है स्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमिकता। बताइए कौन सा हो जाएगा आपका? तो देखिए, तो इसको जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, संरक्षण। मतलब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपके था कि इसमें मूर्त संक्रियात्मक, जीन पियाजे द्वारा मूर्त संक्रियात्मक, जो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कितने है, इसमें बच्चा 7 से 11 साल का रहता है। कितने? 7 से 11 साल का रहता है बच्चा। तो इसमें क्या होता है, जो मूर्त की जो घटनाएं होती है उसमें क्या होता है, बच्चा उसके बारे में सोचने लगता है। इसमें तार्किक रूप से, मतलब थिंकिंग करने लगता है, तार्किक रूप से सोचने लगता है, थिंकिंग। इसमें बच्चा क्योंकि 7 से 11 साल का हो गया तो उसको तर्क करना आ जाता है, सोचना आ जाता है, खुद से डिसीजन लेना आ जाता है, थिंकिंग करना आ जाता है, जो आपके 7 से 11 साल का बच्चा रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चा संरक्षण भी कर लेता है। क्या? बच्चा चीज़ों को संरक्षण कर लेता है, कक्षा समावेशन भी ये सब कर लेता है, क्योंकि बच्चे कितने साल का है, 7 साल का। तो यही वाली हमारी अवस्था कौन सी होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? बताइए आपका कौन सा हो जाएगा? तो बताइए कौन सा हो जाएगा आपका? आपका स्कीमा है, अवलोकन, अधिगम है, अनुबंधन है, प्रबलन है। बताइए जो आपके जीन पियाजे हैं उनको क्या कहना है कि जो संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी अवस्था है जो जीन पियाजे ने कही है आपकी? स्कीमा है, अवलोकन, अनुबंधन, प्रबलन। तो देखिए जो आपके जीन पियाजे ने क्या कहा, जो आपका स्कीमा है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कीमा में क्या कहा था इन्होंने, जो नई जानकारी होती है, नई जानकारी में क्या है, संशोधन करना। स्कीमा में क्या होता है, नई जानकारी में संशोधन करना, और नई जानकारी के आधार क्या है, इसको जानकारी के आधार पर योजनाओं में पूरा संशोधन करना। ठीक है, पहले क्या करना है, नई जानकारी में संशोधन करना, और नई जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में
क्या है, संशोधन करना। ये आपके किस में कहा था, स्कीमा में कहा था, ये जीन पियाजे की थ्योरी, ठीक है। अब तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, नई चीज़ों में क्या होता है, संशोधन करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताइए। आकलन का आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। आप बताओ, जो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य है, आप विद्यार्थियों के लिए श्रेणी करोगे निश्चित? नहीं, हमें विद्यार्थियों के लिए कभी श्रेणी निश्चित नहीं करना, आपका गलत आंसर हो जाएगा। अगला है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। हाँ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकलन के लिए प्राथमिक उद्देश्य यही होना चाहिए आपका, कि जो संबंधित अवधारणाओं के बारे में क्या है, बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, उनकी क्या भ्रांतियाँ हैं, उनको क्या स्पष्ट, उनको सब एक चीज़ को क्या है, क्लियर करना। पहले उनको समझो फिर क्लियर करो। तो आपका पहला उद्देश्य यही होना चाहिए। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। नहीं, जो विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं उनको नामांकित करना नहीं, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अंकित करना। नहीं, ये आपका जो नामांकित करना है आपका नेगेटिव वर्ड है। जहाँ पर भी आपको नामांकित मिल जाएगा तो क्या करना, आपको गलत काटना। आपको नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड ध्यान में रखना है। अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण, किसी को आप पास फेल अंकित करोगे, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। और श्रेणी में रखना, निश्चित करना, ये भी आपका क्या है, तीन आपके नेगेटिव वर्ड देखने को मिल गए। तो आपका क्या हो, नेगेटिव टैग वर्ड, तो आपको क्या है, तीनों आपको गलत हो गया। जो आपके बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को क्या है, इसको ही हमें क्या है, समझना है। तो आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है, बताइए। कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बताइए क्या है, बुद्धि जो है आपकी वो एक योग्यता है। क्या है, ये एक योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती? नहीं, गलत है आपका। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। जहाँ पर भी आपके मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज, जहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा तो आपका क्या है, नेगेटिव ही है, उसको आपको गलत काटना है, गलत हो गया। बुद्धि एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक। नहीं, बुद्धि आपकी एकात्मक कारक नहीं है। जहाँ पर भी आपको एक और ये ओनली देखने को मिल जाएगा, आपका नेगेटिव है, गलत है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। क्या है, सही बात है। बुद्धि जो आपकी क्या है, बहुआयामी है। जो आपकी बुद्धि होती है एक प्रकार की नहीं होती है, बुद्धि आपकी बहुत प्रकार की होती है। इसको हम इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, बुद्धि बहुआयामी होती है। और बुद्धि आपकी क्या होती है, मल्टी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, क्या है, मल्टी डायरेक्शन होती है, आपको पता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? क्या है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में, मतलब एक से अधिक समाधानों के बारे में क्या है, सोचती है। और इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो क्या है, मतलब समाधान, मतलब जो समाधान होते हैं उसको क्या एक से अधिक के बारे में सोच रही है, क्या है, थिंकिंग कर रही है। तो उसके क्या विचार हो सकते हैं? सृजनात्मक विकास है, अविचारिक विचार है, अन्वय विचार है, या फिर आपका फोर्थ क्या है, आत्म केंद्रित विचार है। बताइए आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, जो आपकी रूही है वो हमेशा क्या है, एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है, थिंकिंग करती है, मतलब समाधान के बारे में सोचती है। और काफ़ी क्या हद तक क्या होते हैं, समाधान मौलिक होते हैं। ठीक है, जो अच्छे होते हैं उनके बारे में सोचती है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो वो सृजनात्मक विकास रख रही है। ठीक है, जो उसके जो विचार है वो क्या है, सृजनात्मक विचार है। ठीक है, तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित, जो आपके वंचित समूह से संबंधित जो विद्यार्थी है, जो वंचित समूह विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा क्या है, सहभागिता कम होने की स्थिति में, मतलब सहभागिता क्या है, कम हो रही है। तो उनमें क्या शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो आपके वंचित समूह के जो विद्यार्थी, जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, आपको भी पता है कि वो क्या है, इतना पैसे उनके पास नहीं होते, तो क्या है, पढ़ लिख नहीं पाते, तो उनकी सहभागिता क्या है, कम होती है। तो क्या है, शिक्षक को इसमें क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। आपको क्या लगता है, वो बच्चे जो होते हैं उनकी सहभागिता कम हो रही है, तो क्या है, उन मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, ज़्यादा बोल पा रहे हैं क्लास में, तो उनको क्या कहोगे, विद्यालय छोड़ने के लिए कहोगे? नहीं, आपका नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों को आप विद्यालय छोड़ने के लिए नहीं कह सकते। ठीक है,
और देखो इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या है, इस स्थिति को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बताओ स्वीकार करोगे? नहीं, गलत हो जाएगा। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करनी चाहिए। क्या है, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। यही सही होगा आपका। क्या हो जाएगा, जो उनकी शिक्षण पद्धति है उन पर क्या है विचार करना चाहिए, तथा जो बच्चों की सहभागिता मतलब बच्चे उसमें सहभाग करें, उसमें क्या है सुधार करना चाहिए। और हमें क्या है इसके लिए हमें क्या है नए नए तरीके ढूंढना चाहिए। कौन कौन से नए नए तरीके हम ऐसे सोचे कि ताकि क्या है बच्चे अपने सहभाग उसमें कर सकें। तो आपका फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या है बताइए। क्या है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए। जो विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं हैं उनको तैयार नहीं करना चाहिए। बताओ तैयार करोगे या नहीं करोगे? तैयार करना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। कभी कभी तैयार करना चाहिए, आप कभी कभी तैयार कर सकते हो, ये भी गलत हो गया। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्या है, हमें एक्टिव, सक्रिय क्या होता है, हमें एक्टिव रूप से तैयार करना चाहिए। हमें क्या है, जो बच्चे की समावेशी कक्षा में जो शिक्षक की विशिष्ट योजनाएं हैं, शैक्षिक योजनाएं हैं, उन्हें हमें क्या है सक्रिय रूप से, हमें एक्टिव रूप से हमेशा क्या है तैयार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी हमें क्या है एक्टिव रूप से तैयार करना चाहिए। तैयार करने के लिए हतोत्साहित नहीं, तैयार करने के लिए हमें भी कभी भी आपका नेगेटिव वर्ड आ गया हतोत्साहित, जहाँ पर भी आपको हतोत्साहित देखने को मिल जाएगा आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो हमें क्या है हमेशा क्या है प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? जो आपके पठन वैकल्य हैं उसमें क्या है प्राथमिक लक्षण क्या है बताइए, आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए पहला आपका है न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। क्या है, जो आपका पठन वैकल्य है आपका क्या हो जाएगा? देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। इसमें क्या होता है कि शुरुआत में बच्चे क्या है इसमें डिकोडिंग करना ज़्यादा सीखते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे अगर चीज़ों को, इसमें क्या होता है पठन वैकल्य में है कि अगर बच्चे जो चीज़ों को क्या है समझ के पढ़ेंगे, समझ के आधार पर पढ़ेंगे, तो उनकी क्या है जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इसमें वही क्या होता है धारा प्रवाह में अक्षमता होती है। तो इसमें क्या होना चाहिए हमें कि बच्चे जो होते हैं उनको क्या है हर एक चीज़ को क्या है समझ के आधार पर पढ़ना है। जब वो समझ के आधार पर पढ़ेंगे तो क्या है उनकी जिज्ञासा ही बढ़ेगी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आपका। और इसमें धारा प्रवाह में क्या होता है कि जब बच्चे डिकोडिंग कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है सही को पढ़ नहीं पाते, जो सही रहता है उसमें क्या है कुछ चीज़ों को बच्चा क्या है जो का त्यों पढ़ देता है। ठीक है, ध्वनि प्रवाह में। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक, इसमें आपको पता है परिवार एवं पड़ोस परिवार आपका क्या है प्राथमिक समाजीकरण का उद्देश्य है। ठीक है, उदाहरण है परिवार जहाँ पर भी आपका परिवार जिसमें भी देखने को मिलेगा क्या है आपका क्या है प्राथमिक है। परिवार इसमें भी है, परिवार इसमें भी है, तो हमारा क्या है प्राथमिक है। इसमें क्या पूछा आपका द्वितीयक पूछा है। विद्यालय एवं मीडिया आपका, और मीडिया एवं पास पड़ोस, तो आपका सेकंड आपका क्या हो जाएगा विद्यालय आपका क्या है द्वितीय समाजीकरण का उदाहरण है। ठीक है, और मीडिया भी क्या है आपका द्वितीय समाजीकरण का उदाहरण है। तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? जो व्यक्तित्व विभिन्नताएं हैं उनका प्राथमिक कारण क्या है बताइए। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। बताइए आपका कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो जो आपका ये डी वाला है यही आपका राइट आंसर। क्यों, इसमें क्या है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच क्या है जटिल पारस्परिक क्रियाएं है। सही है, क्या है जो आपकी आनुवंशिकता है एवं पर्यावरण के बीच में क्या होती है जटिल पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या है,
तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं। इसमें क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को क्या देख के चलना है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। देखिए पहला हमारा है विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। इसमें क्या पूछा आपका, विकास का सिद्धांत नहीं है, नेगेटिव पूछा है। तो देखिए आपका विकास जीवन पर्यंत होता है, सही बात है। जो आपका विकास होता है क्या होता है, जीवन भर चलता है। क्या है, जो विकास होता है बच्चे का वो क्या है, माँ के गर्भ से लेके बच्चे का वो जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक चलता है। विकास ऐसा हो सकता है ऊपर नीचे, कभी ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम हो सकता है ऐसे, लेकिन कभी भी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी फुल स्टॉप हो जाए, फिर स्टॉप होने के बाद फिर बाद में चलेगा, नहीं। जो आपकी बुद्धि होती है वो समय के साथ रुक जाती है, जो आपकी लंबाई होती है, मोटाई होती है, चौड़ाई, सब हर एक चीज़ रुक जाएगा, लेकिन जो आपका विकास होता है कभी नहीं रुकता, ये आपका जीवन भर चलता रहता है। तो आपका ये तो हो जाएगा। विकास क्या है, परिवर्तन होता है। हाँ, विकास क्या है, परिवर्तन होता है। विकास क्या होता है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास जो बच्चे को होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या होता है, दोनों का संबंध होता है, तभी बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। अगर बच्चे का आनुवंशिकता अच्छा रहेगा तो, अगर पर्यावरण उसको अच्छा नहीं मिल पाएगा तो विकास तब भी उसको कम होगा, नहीं हो पाएगा। अगर उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है पर उसको जो हेरिडिटी होती है आपकी, जो आनुवंशिकता होती है, अगर वो अच्छा नहीं होगा तब भी उसका विकास ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है, दोनों प्रभावित करता है बच्चों के ऊपर। तो आपका ये भी सही हो जाएगा। तो आपका जो विकास सार्वभौमिक है, विकास आपका सार्वभौमिक होता है, सही है, तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये गलत बात है। जो आपके सांस्कृतिक संदर्भ होते हैं इसे प्रभावित करते हैं, तो आपका ये यहाँ नेगेटिव आ गया। तो आपका फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला हमारा है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोर बाल्यावस्था, किशोर बाल्यावस्था एवं वयस्कता। बताइए क्या है, इसमें क्या पूछा गया है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास क्या है, तीव्र गति से क्या है आपका घटित होता है, इसमें ये पूछा गया है। देखिए जो आपका ये होता है शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये जो आपका पहला वाला है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, जो आपका शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था क्या होता है, ये जन्म से 2 वर्ष का होता है। क्या है, जन्म से, एक मिनट, जन्म से 2 वर्ष का होता है। इसमें क्या होता है शैशवावस्था में, इसमें जो सीखने की तीव्रता होती है वो बहुत अधिक होती है, और इसमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकास में तीव्रता आती है बच्चों में। और इसमें बच्चों के अंदर नैतिक भावना नहीं पाई जाती। किसमें, आपके शैशवावस्था में। इसमें नैतिक भावना का अभाव रहता है, बच्चों के अंदर नैतिक भावना नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होता है, माता पिता, जो बच्चा रहता है माता पिता पर भी निर्भर रहता है। इसमें क्या होता है, और जो इसमें क्या है, बच्चा एक्टिव रहता है, और जो सीखने की शक्ति होती है, तीव्रता होती है, वो अधिक होती है। किसमें, शैशवावस्था में होती है, ठीक है। और जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होती है, 2 से 6 साल की होती है। कितने, 2 से 6 साल की होती है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था को क्या कहता है, टॉय एज। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, और बच्चा इसमें क्या होता है, जो उसकी भाषा होती है, इसी अवस्था में क्या है, बच्चा भाषा अनुकरण करके सीखता है, ठीक है। और इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, बहुत एक्टिव रहता है। और इसी अवस्था को क्या, जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, इसी अवस्था को क्या कहता है, भाषा अर्जन की अवस्था कहा जाता है। क्यों भाषा अर्जन, क्योंकि इसमें बच्चा जो होता है भाषा को अर्जित, प्राकृतिक रूप से खुद ही अर्जित करके सीखता है, किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी में क्या कहता है, वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो ये आपकी 2 अवस्था यही है, शैशव और बाल्यावस्था। इसी में क्या होता है, विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो आपका पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों के एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, प्रत्येक मतलब हर एक बच्चा क्या है, छोटे छोटे कार्य देगा। मतलब कि अगर टीचर है, बच्चों को छोटे छोटे कार्य दे रही है, ठीक है, छोटे कार्य दे रही है, उसमें बच्चे क्या है, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप छोटे छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दोगे तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। हर एक छोटे छोटे कार्य के लिए वो छोटा छोटा कार्य कर रहे हैं, उनको हम क्या है पुरस्कार देंगे तो आपका सही नहीं होगा। अगर बच्चे के
अगर बच्चों को आप क्लास में टेस्ट ले रहे हो, ठीक है, रेगुलरली आप टेस्ट ले रहे हो, रोज रोज हर हफ्ते टेस्ट ले रहे हो, हर हफ्ते उनका क्या है, उनको अच्छे नंबर आएंगे तो उन्हें चॉकलेट दोगे, फिर उन्हें शाबाश दोगे, तो नहीं, अगर एक बार, हाँ वो एक बार अगर पास होते हैं, हाँ उनके अच्छे नंबर आते हैं, तो अगर तब उनको पुरस्कार दोगे तब जाके ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। लेकिन हर एक छोटे छोटे कार्य पे पुरस्कार देना ये आपका नेगेटिव माना जाता है। हर छोटे छोटे कार्य पे हमें बच्चों को शाबाशी नहीं देनी चाहिए, जब कोई बड़ा काम करे तब देना चाहिए, तो आपका ये गलत हो जाएगा। केवल, जहाँ पर भी आपको केवल देखना हो, केवल हमें केवल प्रत्यात्मक ज्ञान पर बल नहीं देना है महत्व, हमें हर एक ज्ञान पर, हम महत्व देना है, तो केवल आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित नहीं, गलत उत्तरों को आप स्वीकार करोगे, बच्चों को, जो बच्चे गलत उत्तर हो उसे अस्वीकार करोगे, फिर दंडित। अगर बच्चे गलत उत्तर दे रहे तो कोई बात नहीं, उन्हें स्वीकार करो, जो उन्हें कुछ भी आ रहा है, गलत उत्तर दे रहे फिर भी उनको मतलब स्वीकार करो, उन्हें अस्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे तुम गलत मतलब आंसर दे रहे हो तो मत दो, नहीं, गलत उत्तर को भी हमें स्वीकार करना चाहिए, उनको हमें दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है, कैसे भी बताए, चाहे गलत बताए चाहे सही बताए, फिर उन्हें क्या है, हमें उनको उत्तर को सुनना है, सुनने के बाद फिर हमें समझाना है कि हाँ इसका कौन सा सही होगा कौन सा नहीं, उन्हें हमें मारना नहीं है। बच्चों को सहानुभूति अनुभव लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, क्या है, विचार मंथन, ज़्यादा से ज़्यादा विचार मंथन, अगर बच्चों को क्या है, बच्चों को हम अगर ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, प्रोत्साहित करेंगे और विचार मंथन करेंगे तो क्या है, बच्चा ज़्यादा सीखता है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, समस्या का समाधान करता हो जाएगा। क्या है, हमें कोई से भी बच्चों को नहीं आ रहा है कोई से भी टॉपिक, तो क्या उस पर हम विचार मंथन करेंगे, जब विचार मंथन करेंगे तो क्या होगा, तभी बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो आपका फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। अगला हमारा है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। जो शिक्षक होते हैं बच्चों की जटिल अवधारणाएं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। एक व्याख्यान देकर, आप एक व्याख्यान देकर कर सकते हो, नहीं, गलत है, व्याख्यान वाला गलत हो जाएगा। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था कर कर, जो आपके प्रतियोगात्मक अवसर है उसको व्यवस्था कर कर, नहीं, आपका यही आपका हो जाएगा। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, नहीं, बार बार आप आंतरिक अभ्यास नहीं करोगे आपका। ठीक है, आपका तीनों क्या होगा, जहाँ पर भी आपको व्याख्यान, ये भी आपका नेगेटिव है, प्रतियोगितात्मक अवसर ये भी गलत है, बार बार यांत्रिक अभ्यास ये भी आपका क्या है, गलत है। बार बार हमें क्या है, याद तो करवाना ही नहीं है, समझ के आधार पर, अंडरस्टैंडिंग आधार पर समझाना है बच्चों को। और फोर्थ है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। हाँ, जहाँ पर भी आपको अन्वेषण मतलब क्या है, खोजबीन, कहाँ, जहाँ पर भी बच्चा खोजबीन करके मतलब खुद करके सीखता है, वहीं पर बच्चा क्या है, ज़्यादा सीखता है। तो इसलिए बच्चों को हमें कैसे अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए, जहाँ पर बच्चा क्या है, खुद करके सीखे, ठीक है, अन्वेषण के आधार पर सीखे, खोजबीन करके सीखे, तो वहीं बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। बताइए, देखिए इसमें कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगी। तो आप निरंतर तुलना करोगे बच्चों की, उसका मूल्यांकन मतलब, तुलना मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना। अगर आप बच्चों के मतलब एक बच्चे से दूसरी बच्चे की कंपैरिजन करोगे, आप कहोगे ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा नहीं अच्छा है, तो उनमें तुलना करोगे, तो ये आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। कभी भी हमें बच्चों के साथ, किसी भी बच्चे के साथ तुलना नहीं करना है। जितना आप तुलना करोगे आपका नेगेटिव हो, क्योंकि आप एक शिक्षक हो। शिक्षक कभी भी क्या है, बच्चों में कभी भी तुलना नहीं कर सकते कि हाँ ये कैसा है, ये कैसा, तुलना हमें करना नहीं है। शारीरिक दंड, हमें शारीरिक दंड बच्चों को देना ही नहीं है कभी भी, ठीक है। आपका नेगेटिव, पहले होता था कि पहले टीचर मारते थे हाथ से, मतलब कि डंडे से मारते थे, हाथ वाथ भी सूज जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये आपका अपराध माना गया। अगर अब ऐसा कभी होता है तो शिक्षक के प्रति क्या है, कार्रवाई ली जाती है, शिक्षक को दंड दिया जाता है। लेकिन अब ये नेगेटिव होगा, हमें क्या है, बच्चों को हमें सबसे ऊपर रखना है, शिक्षक से भी क्या है, ऊपर रखना है। तो आपका ये दोनों तो आपका गलत होगा। क्या है, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ये आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका दो पॉजिटिव लग रहा है, सतत, तो आपका इसमें दोनों आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आपके दो है इसके, तो आपका बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों को जो अधिगम, जो बच्चे सीख रहे हैं गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए, अगर उन्हें आप लगातार पुरस्कार दोगे, ठीक है, हर एक छोटा काम करो लगातार पुरस्कार दोगे, और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव, लगातार उन्हें दंड दोगे, लगातार उन्हें क्या है, पुरस्कार देते रहोगे, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, बताइए, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, नहीं।
आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है? नहीं। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के ब्याज निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा? नहीं। बच्चों में अधिगम की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासाएं कम होगी? हाँ, यही क्या होगा, जो बच्चों में क्या है, अगर बार बार हर एक छोटे छोटे काम पर लगातार उनको पुरस्कार दोगे और दंड दोगे, उनके शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कैसे भी दंड दोगे, तो क्या होगा, बच्चे की जो स्वाभाविक अभिरुचि है, अभिरुचि क्या होती है उनकी, जो उनका जिज्ञासा है, जो उनका इंटरेस्ट है, वो क्या है, उनका कम हो जाएगा। ठीक है, बच्चों का इंटरेस्ट, जिज्ञासा है पढ़ने के प्रति, अधिगम मतलब सीखने के प्रति कम हो जाएगा। बार बार अगर उन्हें दंड देंगे तो बच्चा ज़्यादा नहीं सीख पाएगा। तो हमें यही नहीं करना है। तो आपका फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के लिए क्या परिणाम है? क्या है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह शिक्षक प्रभावशाली तरीका है। बताइए, प्रभावशाली तरीका है। अगला है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ की ब्याज कार्यवाधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या इसमें विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हो सकते हैं? बताइए। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। सही बात है, आपका पहले ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के लिए परिणाम क्या हो सकते हैं? जो परिवर्तन होते हैं ना, परिवर्तनों को क्या है, प्रोत्साहित करने के लिए यही एक प्रभावशाली तरीका है। तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। बताइए। देखिए, आपका पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत। जहाँ पर आपको याद करना आ जाए, ठीक है, क्या है, द्वारा अनुबंधन करना आ जाए, गलत है। क्या है, आपका डी आपका राइट हो, क्या हो जाएगा इसमें? अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की एक संरचना, क्या है, प्रक्रिया है, संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय है और क्या है, विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है हमारा, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? जो आपके संवेग होते हैं, इमोशनल जो होते हैं, संवेग क्या हो, इमोशनल, हंसना, खेलना, ठीक है, रोना, ये आपका क्या है, संवेग है। तो जो संज्ञान है वो एक दूसरे से क्या है, पूर्णतः अलग है? नहीं, अलग नहीं है। स्वतंत्र नहीं, सन्निहित है। दोनों में क्या है, संवेग और जो आपका संज्ञान है, दोनों एक दूसरे से क्या है, सन्निहित है। दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? जो आपके छात्र केंद्रित है वो शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, आपका केवल आगे नेगेटिव है। पाठ्य पुस्तकों पर केवल क्यों निर्भर हो, तो बच्चा कहीं से भी सीख सकता है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। बताइए, आप बच्चों के अनुभव जो है उसको प्रमुखता दोगे? हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे के अनुभव हैं उसको आप क्या है, प्रमुख मानोगे, उसको प्रमुखता दोगे। यंत्रवत याद करना आपका क्या है, गलत हो जाएगा। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, जहाँ पर भी आपका नामांकित आ जाए, गलत। हमें कभी भी बच्चों को नामांकित नहीं करना है। तो आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए क्या है, सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बताइए, क्या हो जाएगा? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। सेकंड है, बच्चों को दंडित करना चाहिए। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। बताइए, आपका कौन सा हो जाएगा? क्या है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या है, शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए? नहीं। बच्चों को दंडित करोगे? नहीं। बार बार याद करने के द्वारा सिद्धांत को बार बार याद करना गलत हो गया। क्या है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों क्या है, चुनौती देना चाहिए। तो फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, गलत है। प्रबलन पर केंद्रित है।
अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। बताइए। तो आपका यंत्रवत याद करने पर आधारित नहीं है, प्रबलम पर भी केंद्रित नहीं है, अनुबंधन द्वारा अर्जित भी नहीं है, क्या है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। जो आपका संरचनावादी जो ढांचा है अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। बताइए। 2000 अधिगम क्या है, 2009 में उल्लेखनीय है। देखो, व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं, आपका व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। क्या है अगला, अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति अविरत नहीं, इस पे भी नहीं है। अधिकार आधारित मानवतावादी है। क्या है, तो क्या है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर है, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा पर उपलब्ध करके अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना। ये भी क्या है, व्यावसायिक जहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करें नेगेटिव हो जाएगा। अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति नहीं, सहानुभूति हमें नहीं दिखानी। क्या है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर है। ठीक है। तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आपके मैंने 30 क्वेश्चन लेकर रखे थे, CDP के आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। टारगेट क्या है, 30 में से 30 लाना। ठीक है। तो आज आपकी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।